Good morning, students. Today we teach you part third of chapter 10 जीवों में श्वसन। चैप्टर 10 का पार्ट 1 और 2 आपने अच्छे से स्टडी किया होगा, समझ भी आया होगा। तो आइए चलते हैं आगे, हम आ जाएं क्रियाकलाप 10.5 पर। हमारी 10.5 एक्टिविटी क्या है? प्लास्टिक के चौड़े मुंह वाली एक बोतल लीजिए, इसके पेंदे को काटकर अलग कर दीजिए। वाई के आकार की कांच अथवा प्लास्टिक की एक नली लीजिए। बोतल के ढक्कन में एक ऐसा छिद्र कीजिए जिससे नली आसानी से निकल जाए। नली के शाकित सिरे पर 2 गुब्बारे बिना फूले हुए लगा दीजिए। नली को चित्र 10.7 के अनुसार बोतल में लगा दीजिए। बोतल का ढक्कन लगा दीजिए तथा इसे इस प्रकार सील बंद कर दीजिए कि वह वायुरुद्ध हो जाए। बोतल के खुले पेंदे पर रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पतली शीट बनाकर किसी रबड़ बैंड की सहायता से बांध दीजिए। फेफड़ों में होने वाले प्रसार को समझने के लिए रबड़ की परत को पकड़कर आधार से नीचे की ओर खींचिए और गुब्बारों में देखिए। इसके बाद रबड़ की परत को ऊपर की ओर धकेलिए और गुब्बारों को देखिए कि आपको गुब्बारों में कोई परिवर्तन दिखाई देता है। इस मॉडल में गुब्बारे किस अंक को प्रदर्शित करते हैं, रबड़ की परत किसे प्रदर्शित करती है? अब आप श्वसन की इस क्रियाविधि को समझने में समर्थ हो जाइए। नेक्स्ट हमारा आता है 10.4। हम उच्च श्वसनकों में बाहर क्या निकालते हैं? उच्च श्वसन क्या है हमारा? कोई पतली स्वच्छ परखनी लीजिएगा जिसमें कार्क लगा हो। यदि परखनी उपलब्ध न हो तो आप कांच या प्लास्टिक की बोतल भी ले सकते हैं। इस प्रकार में डालिए कि वह चूने के पानी में डूब जाए। अब स्ट्रोक के द्वारा धीरे धीरे चूने के पानी में फूंक मारिए कि क्या चूने के पानी में कोई परिवर्तन होता दिखाई देता है? क्या आप इसे अध्याय 6 में किए गए अध्ययन के आधार पर समझ सकते हैं? आप जानते हैं कि हम जिस वायु का अंतःश्वसन अथवा उच्छ्वसन करते हैं, क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को उच्छ्वासित करते हैं? क्या उसके साथ गैसों के मिश्रण को उच्छ्वासित करते हैं? आपने देखा भी होगा कि अगर आप दर्पण के आगे अपनी सांस को छोड़ते हैं तो उसकी सतह धुंधली दिखाई देती है। ये नमी के कारण है। जल के ये बिंदु कण कहाँ से आते हैं? देखिए, हमारे दिमाग में जब इस तरह की बातें आएंगी तो और भी प्रश्न आएंगे कि अंतःश्वासित और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? तो अंतःश्वासित वायु हमारी दी है, इसमें ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों को कितनी मिल रही है? 21%। और उच्छ्वसित वायु कौन सी हमारी? ये इसको कितनी मिल रही है? 16.4%। हमारे फेफड़ों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कितनी आवश्यकता है? 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी आवश्यकता होती है? 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आता हमारा 10.5 पर अन्य जंतुओं में श्वसन। अन्य जंतुओं में किस तरह से हम लेते हैं साथ, ऐसे ही उनमें होता है। तो हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सांप और पक्षियों आदि जंतु की वक्ष गुहाओं में मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं। जीव श्वसन करते हैं। कैसे करते हैं? क्या इसके भी मनुष्यों के फेफड़ों जैसे ही कुछ होता है? तो आइए इसके बारे में स्टडी करते हैं हम। जैसे आप लीजिएगा कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाली या वातक कहलाते हैं। और ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नली में पहुंचाते हैं। और वो किस में चेंज हो जाती है? वो ऊतकों में चेंज हो जाती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नालों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। जंतुओं के अन्य समूह में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा केंचुआ। तो आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा, क्लास 6 के अध्याय 9 में पढ़ा था कि केंचुए अपनी त्वचा में श्वसन करते हैं। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर
आद्य में प्रतीत होती है। इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेंढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं, जो आर्क और श्लेष में होती है। नेक्स्ट आता है हमारा 10.6 पर, जल में श्वसन। क्या हम कभी जल में श्वसन कर सकते हैं या फिर जीवित रह सकते हैं? ऐसे अनेक जीव हैं जो जल में रहते हैं, वे जल में श्वसन कैसे करते हैं? आपने लास्ट क्लास में स्टडी की होगी कि मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्या काम आते हैं? वो सांस लेने के काम आते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्लोम किस प्रकार श्वास में सहायता करते हैं। क्लोम में रक्त वाहिनियां की संख्या जो होती है वो ज़्यादा होती है और गैस विनिमय में सहायता करती हैं। नेक्स्ट होता है हमारा 10.7। 10.7 में क्या पादप भी श्वसन करते हैं? कि अन्य जीवों की भांति पादप भी अपने जीवों के रहने के लिए करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की ही भांति होता है। ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए क्या आता है? पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप में ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। जैसे कि लेसन आपने 1 में पढ़ा भी था कि पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो हमारे कहलाते हैं रंध्र, जिनको हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति ही मूल कोशिकाओं में भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल मृदा कणों के बीच में खाली स्थानों वायुअवकाश में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गमले के पौधे में बहुत अधिक दिन पानी न डाला जाए तो क्या होगा? इस लेसन में हमने स्टडी की कि श्वसन एक महत्वपूर्ण क्रिया है, जैविक प्रक्रम है। सभी जीवों को अपनी उत्तरजीविता हेतु आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन करने की आवश्यकता है। आई होप सभी ने अच्छे से लास्ट 2 पार्ट को अच्छे से वॉच किया होगा, वीडियो को सुना होगा, बुक से स्टडी की होगी। इसी तरह से आज हमारा चैप्टर 10 का पार्ट 3 हुआ है। हमें अच्छे से बुक से रीड करना है, वीडियो को वॉच करना है। थैंक यू एवरीवन।